नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं। इससे पहले राज्य में तमाम बंदिशों के साथ 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आज लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार अहम फैसला करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की बैठक के बाद इसका ऐलान सीएम करेंगे। माना जा रहा है कि आगे भी आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि सरकार कुछ और नई बंदिशें लगा सकती है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के संक्रमित मरीज को भर्ती करने के नाम पर दलाल लोगों से मोटी रकम की मांग करने से संबंधित खबर 99 न्यूज में प्रसारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस को दलाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दलाल को पकड़ा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार दलालों में फ़ोन पर बात करने वाले मोहम्मद रियाज आलम, टूटू कुमार साव और ट्रॉमा सेंटर का वार्ड बॉय पवन कुमार सिंह शामिल है। सरायकेला पुलिस ने बीते 22 अप्रैल को सीनी ओपी क्षेत्र के कमलपुर गांव के समीप झाड़ियों में मिले 30 वर्षीय राजू केवट के 100 मामले का खुलासा करते हुए राजू की बड़ी भाभी सरिता केवट को उसके प्रेमी अमीर हुसैन और उसके साथी शेख शमशेर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस कांड में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। सरायकेला इंस्पेक्टर आलोक कुमार दुबे ने बताया कि राजू केवट की बड़ी भाभी ने संपत्ति हड़पने की नीयत से अपने देवर की साजिश के तहत हत्या करवा दी। उन्होंने बताया कि जिस दिन राजू की सगाई थी उसी दिन उसका शव कमलपुर गांव के समीप झाड़ियों से बरामद किया गया था। वह 20 अप्रैल से ही घर से गायब था। मृतक के पिता बोरजो केवट ने 21 अप्रैल को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और अगले ही दिन एक लड़का का डेड बॉडी मिला। जो गुमशुदगी का था वही लड़का था। उसी के आलोक में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में एक विशेष छापेमारी दल का गठन एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गहन जांच पड़ताल के बाद यह बात प्रकाश में आई कि इसमें 3 लोग शामिल हैं और जिसमें एक कमलपुर निवासी अमीर हुसैन, उसका जीजा शमशेर अंसारी और एक लड़की जो मृतक की भाभी है, वो इस घटना में शामिल है। घटना के पीछे क्या कुछ कारण था? घटना के पीछे एक कारण था कि मृतक का भाभी जो थी वो संपत्ति विवाद था, क्योंकि लड़का का मृतक का शादी होने वाला था। तो शादी होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता। साथ में उसके घर में देवर के साथ, मृतक के साथ हमेशा झगड़ा होता है। पंजाब पुलिस ने आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से छुप कर रह रहे अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वह पंजाब के बटाला फिरोजपुर का रहने वाला है तथा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम देकर वह आदित्यपुर में छिप कर रह रहा था। उस पर पंजाब के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुल 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल है। बताया जाता है कि पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय सरायकेला जिले के आदित्यपुर में छिपा हुआ था। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस की टीम आदित्यपुर पहुंची तथा आदित्यपुर थाना पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया। गेवी सिंह को कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लेकर पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है। सिंह और पुष्पिंदर सिंह थाना आए तथा बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेवी सिंह उर्फ विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस संदर्भ में अब मैं अपने एसपी साहब को बताया। एसपी साहब, हमारे एसडीपीओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेवी सिंह उर्फ विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ होम्स से उसको गिरफ्तार किया। कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने में जुट गई है।
आज जामुड़िया के सब्जी बाजार में आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार में आए विक्रेताओं में 6 फीट की दूरी बनाए रखने को लेकर जागरूक किया। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गोल निशान भी बनाए गए। आपको बता दें कि बंगाल में जिस जिले में चुनाव संपन्न हो गए हैं वहां अब सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। হাট আছে, এগুলো হাট বসে, যেমন জামুড়িয়া আছে, হ্যাঁ, সাতগ্রাম ফটক আছে, চাঁদা আছে, বীজপুর আছে, সমস্ত হাটগুলো আমরা শ্রীপুর আছে, সমস্ত হাটগুলো আমরা আজকে যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানুষ মেনে চলে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন হাটে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করার জন্য আমরা মার্কিং করে দিয়েছি এবং মার্কিং করার পর আমাদের যে হাট বসছে তারপরে আমরা এটাকে স্যানিটাইজ করব। হাট বসার পর আমরা সেই জায়গাটাকে স্যানিটাইজ করে দেবো এবং সেটা আমরা সেকেন্ড হাট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह।
आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो संक्रमण से लेकर खतरा मौत तक का बढ़ जाएगा। पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत हो गई है और 12,604 लोग संक्रमित हुए हैं। रिकवरी का रेट भी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, जिससे बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 94,275 हो गई है। संक्रमण के मामलों में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने भी सख्ती बढ़ाने को तैयारी कर ली है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में फिर 6,020 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज़्यादा 1,574 लोग रांची के हैं, मगर राहत की बात यह है कि राज्य में 4,247 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों में रांची के 769 और पूर्वी सिंहभूम के 706 लोग हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,252 हो गई है। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 31 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा 61 मृतक रांची के हैं। देश में हुए रोज कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के मद्देनजर केंद्र सरकार देश के उन 150 जिलों में लॉकडाउन पर विचार कर रही है जहां संक्रमण दर 15% से ज़्यादा है। हालांकि यह फैसला संबंधित राज्यों से विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन की सिफारिश की गई थी। मंत्रालय का मानना है कि अभी संक्रमितों का आंकड़ा और पॉजिटिविटी रेट को नियंत्रित करना आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन 150 जिलों में 15% से अधिक संक्रमण दर है, वहां आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ लॉकडाउन लगाना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित देश के 8 राज्यों में संक्रमण के मामले 69% है। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रभावित जिलों में से संबंधित राज्यों से इस पर विचार किया जाना है। कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट के बाद नए मामलों में तेज वृद्धि देखी गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 3,60,960 नए मामले आए। इस दौरान 3,293 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया है। ऐसा पहली बार है जब कोरोना से इतनी तादाद में मौतें हुई और नए मामले सामने आए। रात 12 बजे तक मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार 3.62 लाख से अधिक मामला सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,79,88,637 हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामले बढ़कर 29,78,709 हो गए हैं। अब भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए भारत की मदद के लिए कई देश सामने आ रहे हैं। इस बीच सिंगापुर भारत की मदद के लिए आगे आया है। सिंगापुर से आज 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत रवाना किए गए हैं। इन्हें सिंगापुर वायुसेना के 2 विमानों में भारत रवाना किया गया है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सिंगापुर के राजनयिक मिशन की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सिंगापुर के राजनयिक मिशन में बताया गया है कि मंत्री मलिक उस्मान ने सिंगापुर वायुसेना के C-130 में से 2 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत रवाना किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला सिंघी में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। 2 दिन के अंतराल में 5 लोगों की मौत से गांव में दहशत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुल देवता पीर बाबा की पूजा के दौरान रिवाज के तहत शराब चढ़ाई गई थी। उसी शराब को पीने के बाद कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई। एक के बाद एक कुल 5 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों का उपचार अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शराब की बिक्री करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी दिल्ली के बी ह्यूमन नाम की संस्था से जुड़े युवा अपनी जान जोखिम में डालकर 700 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जब लोग एक एक सांस के लिए तरसने लगे तो इन युवाओं ने लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू किया। इसके लिए खुद ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर जुटाते हैं और ऑक्सीजन को छोटे सिलेंडर में भरकर ज़रूरतमंदों को देते हैं। पिछले साल कोरोना से बचाव के लिए एहतियातन खरीद कर रखे गए 75 से अधिक छोटे सिलेंडर अब बहुत काम आ रहे हैं। पिछले साल भी ह्यूमन ने
18 आइसोलेशन सेंटर बनाए थे। हर एक सेंटर में आपात स्थिति के लिए 4-4 सिलेंडर रखे गए थे। पटना के नजदीक के एक गांव में आग से झुलसकर एक ही दंपति के 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हृदय विदारक घटना पुनपुन थाना क्षेत्र के आलूधीनाचक गांव की है। पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है। बुधवार की सुबह बच्चों के माता पिता गेहूं की कटाई के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इस बीच गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लग गई और वहां मौजूद सभी 4 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। में थे, गेहूं काटने के लिए गए थे। घर में पुआल का घर में लगा हुआ था आग, उसमें बच्चे खेल रहा था। अब कैसे आग लग गया सर नहीं लगा सर। 8 बच्चे था, सुन रहे हैं, लेकिन बच्चा निकला 6 ठो और ढूंढे हम लोग नहीं मिला सर। उसमें कैसे आग लग गया, 6 को 6 वहीं मरा हुआ हम लोग निकाले हैं सर। और हम लोग सारे पब्लिक, घर में कोई नहीं था, सब अपना अपना नीचे था। बिहार में संकट की घड़ी में राजनीतिक दलों का मानवीय पक्ष सामने आया है। राजद, कांग्रेस, जदयू समेत तमाम दल अपने अपने स्तर से आम लोगों की हिफाजत में जुटे हैं। राजद और जदयू ने संक्रमितों की मदद के लिए डॉक्टरों का पैनल बनाया है। मरीजों एवं उनके स्वजनों को जरूरत के हिसाब से सलाह दी जा रही है। बचाव के एहतियाती उपाय बताए जा रहे हैं। कई नेता व्यक्ति स्तर से भी लगातार लोगों की मदद में लगे हुए हैं। राजद के तेजस्वी यादव, मनोज झा, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव समेत कई नेता लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रियता पप्पू यादव की है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर हर जगह पहुंच रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही शादी समारोह के आयोजन के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं। इस बीच बिहार के एक माननीय के बेटे की शादी में कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। शादी में ना तो नाइट कर्फ्यू का पालन किया गया और ना ही अधिकांश लोग मास्क लगाकर पहुंचे। मामला अररिया जिले के फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के बेटे प्रेम केसरी की शादी की है, जिसमें सांसद समेत कई विधायक व सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद देर रात तक पार्टी में लोग शामिल हुए। इस शाही शादी का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विद्यासागर केसरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पूर्वोत्तर भारत में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ये भूकंप असम, मेघालय, उत्तर बंगाल में आया है। बिहार के सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया आदि जिलों में भी झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के पूर्व बिहार सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बुधवार की सुबह सुबह भूकंप आया। चंद सेकंड तक धरती डोल उठी। इससे लोग दहशत में आ गए हैं। भागलपुर में सुबह करीब 7:55 में 10 से 12 सेकंड तक भूकंप का झटका महसूस हुआ है। इस दौरान धरती कांप उठी। भागलपुर के नवगछिया इलाके में भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया। दिल्ली के लाल किले से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमेंट्री के जरिए देश भर में चर्चित हुए कर्नल जेके सिंह ने कोरोना महामारी के इस विपदा में देश भर के पूर्व सैनिकों को आगे आकर लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा, कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्हें चिकित्सा का काफ़ी अनुभव है। वे इस आपदा की घड़ी में मरीजों की सहायता कर सकते हैं। या ऐसा भी किया जा सकता है कि मेडिकल लाइन के पूर्व सैनिकों द्वारा अस्पताल संचालित हो। वर्तमान में ऑक्सीजन सप्लाई समय पर करना सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई है। कोलकाता से धनबाद सैनिकों की मदद से 1 घंटे पूर्व ट्रांसपोर्टिंग हो तो धनबाद के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और चिकित्सा सुगम हो सकेगा। इस आपदा में पूर्व सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। कोरोना की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। उन्हें बचाने में पूर्व सैनिक एक महती भूमिका अदा कर सकते हैं। साथियों, समय नहीं, यह शोभा और श्रृंगार का
आज चुकाना है ऋण हमको अपनी मां के प्यार का। मैं देश के तमाम पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय आपदा कोविड के दौरान आगे बढ़कर मदद करें। देश में कई ऐसे ऑफिसर और जवान हैं जो मेडिकल कोर के हैं और इस विपदा की घड़ी में हॉस्पिटल में विशेष योगदान दे सकते हैं। अगर हो सके तो अलग से इनके लिए पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अस्पताल भी हो सकता है। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, अगर कलकत्ते से धनबाद ऑक्सीजन सप्लाई आता है तो अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कलकत्ते में पूर्व सैनिकों की मदद से 1 घंटा पहले हो जाता है तो जाहिर है आईसीयू में तड़पते पेशेंट को धनबाद में वही ऑक्सीजन 1 घंटा पहले मिल जाता है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स के तहत देश के अलग अलग कोने में लग रहे हैं। जहां बाकी लोग इसे 1 महीने में बनाएंगे, वहीं पूर्व सैनिक इसे 10 या 12 दिनों में बना सकते हैं, क्योंकि हमें न खाने की चिंता है न नींद की चिंता है। अगर चिंता है तो बस देश और देश की चिंता है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।